जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आदित्य रंजन सर की रेलवे की मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आज तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं नंबर सिस्टम की। हमने नंबर सिस्टम से ही शुरुआत किया था। आज तीसरा क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग टाइप 2 करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को करेंगे और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देखते रहिएगा। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रेलवे की बैच हमारी चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। आप चाहे किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो या फिर और भी कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये क्लास आपका ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा, ट्रिक्स कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यूनिट डिजिट के थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सवालों को करेंगे। यूनिट डिजिट क्या होता है दोस्तों? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, है ना। किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक संख्या है, संख्या हमारा है 3472। अब इसमें अगर हम देखें तो 3472 है ये। तो इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? लास्ट वाला नंबर, है ना। यहाँ पर ये जो 2 है ये आपका इकाई का अंक है। समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, जब भी हम इकाई के अंकों से डील करते हैं तो चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे डिवाइड हो, हम लोग वहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट को लेकर काम करते हैं। क्लियर है बात? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आपसे पूछें कि आपका यहाँ पे 543 और प्लस 987 है, ठीक ना। अब हम ये कह रहे हैं कि इनको जोड़ने पर इनका जो यूनिट डिजिट बनेगा, यानी कि इनके सम का जो यूनिट डिजिट बनेगा, इकाई अंक बनेगा, वो क्या बनेगा? तो आपको पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को लेकर चलिए। इसका इकाई अंक कितना है? 3 है। इसका इकाई अंक कितना है? 7 है। प्लस लगा है तो प्लस करिए, क्या हो जाएगा? 7 और 3 10, 10 मतलब 10 का इकाई अंक कितना हो गया? 0 हो गया। तो इन सभी को जोड़ने पर जो हमारा यूनिट डिजिट बनेगा, इकाई का अंक आएगा, वो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप चाहे जोड़िए, घटाइए, मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, आपको यूनिट डिजिट को ही लेकर चलना है। अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो, निकालना है तो। समझ रहे हैं बात को? अब चलिए यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है, फिर हम लोग घात वाले प्रश्नों की बात करेंगे, पावर वाले प्रश्नों की, है ना। तो पहले इस सवाल को कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है इस सवाल में? 658, 539, 476 और 312, इन सभी को मल्टीप्लाई करके बताना है कि इकाई अंक क्या आएगा, है ना, इनके गुणनफल में। तो क्या करते हैं, सभी का इकाई अंक ले लेते हैं। पहले नंबर का इकाई अंक कितना है? 8 है। फिर दूसरे नंबर का इकाई अंक 9 है। फिर तीसरे नंबर का इकाई अंक आपका 6 है। फिर चौथे नंबर का इकाई अंक 2 है। सभी को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा देखिएगा, 8 गुणे 9 72 होगा। तो 8 नहीं हो 72, तो 72 का इकाई अंक 2। हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, और दहाई के अंक में, सैकड़ा के अंक में क्या है उसको जाने दीजिए, है ना। तो इसका आ गया 2। फिर इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12, 12 की इकाई अंक हो जाएगा 2। इस 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, यानी इकाई अंक यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमारा जो इस सवाल का करेक्ट आंसर है वो कितना बनेगा दोस्तों? 4 बन जाएगा। और 4 आपके पहले ऑप्शन में है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब रहा। समझ रहे हैं? अब कर लेंगे इस टाइप के सवालों को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या दिया है। ये भी मल्टीप्लाई वाला ही है। इसमें बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, इनको मल्टीप्लाई करके बताना है कि इकाई अंक कितना आएगा। पहला इकाई अंक कितना है? पहला संख्या आपका 622 है तो इकाई अंक 2 हो जाएगा। फिर दूसरा संख्या 634 है तो इकाई अंक 4। सभी का इकाई अंक लिख लीजिए। फिर यहाँ पर भी 4 है ना, फिर है 6 और फिर है 1 यहाँ पे। सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। देखिए ये हो जाएगा 4 दूना 8, इकाई अंक 8 आ गया। फिर 8 चौक 32, यानी इकाई अंक 2 हो जाएगा। फिर 2 छक्के 12, यानी कि इकाई अंक 2 हो गया। 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी कि जो फाइनल आपका यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। रेलवे के हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ ही लिए जाते हैं इकाई अंक वाले। चलिए तो अब आप लोग ऐसे सवालों को करना सीख गए होंगे। अब हम लोग घात वाले सवाल करते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, घात वाले सवालों को करने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग इनका, है ना। देखिए अगर आपके पास कोई संख्या है ना,
उस संख्या के पावर में कुछ होगा तो आपको यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि उस संख्या की इकाई के अंक में 0, 1, 5 या फिर 6, अगर ये संख्याएं हैं, किसी भी संख्या की इकाई के अंक में 0, 1, 5 या 6 है, इन 4 नंबर में से कोई एक नंबर है इकाई के अंक में, तो पावर आपका कुछ भी हो, इकाई अंक नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे कहें कि हमारे पास एक नंबर है 735, है ना, 735। अब इसके पावर में आप कुछ भी कर दीजिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या बताया, 0, 1, 5 या 6, अगर इसके इकाई अंक में बेस में, है ना, पावर की बात नहीं कर रहे हैं, बेस में अगर ये 0, 1, 5, 6 में से कोई एक नंबर है तो इसका इकाई अंक नहीं बदलेगा, यानी हम पावर को ना देखते हुए भी यहाँ पर इकाई अंक बता सकते हैं। तो कितना होगा इसका यूनिट डिजिट, सीधे सीधे 5 हो जाएगा, नहीं बदलेगा, पावर में चाहे कुछ भी रहे, है ना। तो याद रखिएगा पहला कंडीशन क्या है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 है तो उसके पावर में कुछ भी हो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, यानी जितना इकाई अंक है वही इकाई अंक आपका फाइनल आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए। अगर दोस्तों इनके अलावा कुछ है, इनके अलावे का मतलब जैसे 2 हो गया, इकाई के अंक में 2 है, 3 है, 4 है ना, 4 है, 7 है, 8 है और 9 है, मतलब इनको छोड़कर बाकी की जितनी संख्याएं हैं आपकी, अगर वो हैं, है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर इकाई अंक ये है तो पावर को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पावर यानी घात, पावर डिवाइड बाई 4, पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं और हम लोग क्या पकड़ते हैं, पावर की जगह पर डिवाइड करने के बाद पावर के स्थान पर हम लोग ले लेते हैं उसके रिमाइंडर को, यानी शेषफल को। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देकर समझाएंगे आपको, तो टेंशन मत लीजिए, है ना। रिमाइंडर को ले लेते हैं। अब कैसे करते हैं ये सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे दे दिया 623, है ना, 623, और इसके पावर में यहाँ पर दे दिया आपका मान लीजिए कि आपका दे दिया 73, ठीक है। अब इसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे, पूछ दिया इसी में 623 की पावर 73 है, इसका इकाई अंक बताइए कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 0, 1, 5, 6 नहीं है यहाँ पर, है ना, इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 के अलावा कुछ है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 73 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, 73 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 18 चौक 72, मतलब 1 बच जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर हमको लेना होता है। देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 3 है, ठीक है। पावर को क्या करना है, 4 से डिवाइड करिए। तो 73 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 एक कम 4, फिर बचा 3 तो 33 हो गया, फिर 4 अट्ठे 32, मतलब बचा 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो पावर में हम लोग क्या रखते हैं, रिमाइंडर को रखते हैं। रिमाइंडर कितना आया है आपका, 1 आया है ना, शेषफल। तो 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यानी इसमें जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। चलिए तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्या तरीका होता है हमारा, है ना। आ जाइए दोस्तों यहाँ पे सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। तो इस सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए इसमें ना आपको बताना है कि यूनिट डिजिट के क्या होगा इनको सॉल्व करने पर। तो क्या है, हम पढ़े हैं कि 0, 1, 5, 6 इनमें से अगर इकाई अंक में रहे तो पावर को नहीं देखा जाता, पावर कुछ हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक वही आ जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर 1 है, मतलब 0, 1, 5, 6 की कैटेगरी में आ गया, 1 आ गया। तो इसके पावर में कुछ भी हो, इसका इकाई अंक कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इसमें भी इकाई अंक 1 है तो पावर कुछ हो नहीं चेंज होगा इकाई अंक, यानी इसका भी इकाई अंक 1 आ गया। तो 1 × 1 यानी इकाई अंक, इसका जो फाइनल इकाई अंक आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और हम यहाँ पे समझा देते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या दी गई है ना, मान लीजिए यहाँ पे 207 दिया गया है, ठीक है, 207, और इसका पावर आपका 4, 3, 3,
2 ये दिया गया है। इसमें आपको इकाई अंक बताना है, ठीक है। बड़े गौर से सुनिएगा क्या हम बताने जा रहे हैं। हमने क्या बताया आपको कि अगर इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 के अलावा कुछ है तो पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता है, यही ना बताए हैं। तो यहाँ पे इकाई अंक 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको रिमाइंडर निकालना हो 4 से डिवाइड करके, तो 4 से हम लोग लास्ट के सिर्फ 2 अंक को डिवाइड करेंगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा, है ना। तो हम लोग इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। हमको अगर हम लास्ट का 2 अंक भी 4 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर निकालें, तो वही चीज़ आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका है क्या, 32 है। लास्ट का 2 अंक पकड़िए, 32 है। 32 को 4 से डिवाइड करिए, कितना आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे 4 अट्ठे 32, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना बचा, 0 बचा, है ना। शेषफल कितना बचा, 0 बचा, है ना भाई। 4 अट्ठे 32 पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 बचा। लेकिन दोस्तों हम लोग रिमाइंडर 0 नहीं लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा। हमने ये बताया ना कि रिमाइंडर पावर में आपको रिमाइंडर रखना होता है, शेषफल रखना होता है 4 से डिवाइड करके। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो 0 नहीं लेते हैं, 0 के जगह पर 4 ले लेते हैं। अगर 0 के अलावा 1 आए, 2 आए, 3 आए तो हम लोग लेंगे ही लेंगे, मतलब वही रिमाइंडर लेंगे। लेकिन अगर शेषफल 0 आ जाए तो शेषफल के जगह पर आप लोग 4 रखिएगा, ठीक है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए, देखिए 7 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 7 का 4 बार गुणा। तो 7 × 7 × 7 × 7 करिए। 7 सते 49, इकाई अंक 9। 7 सते 49, इकाई अंक 9। 9 × 9, इकाई अंक कितना आ जाएगा, 81। 81 का मतलब 1। तो फाइनल जो इकाई का अंक आएगा किस में, 207 की पावर इसमें, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया ना कैसे करना है। तो जब पावर में बड़ी संख्या दी रहे तो उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन 4 से डिवाइड हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक को करते हैं, है ना, और वहाँ से रिमाइंडर ले लेते हैं। क्लियर है बात। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल बेहतरीन है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। और ये सवाल पूछा कब गया था आपका, आरआरबी एनटीपीसी 2017 के एग्ज़ाम में, है ना, तीसरे शिफ्ट में। चलिए आ जाइए, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ देखिए 3 है, मतलब 0, 1, 5, 6 नहीं है। उस पहले नियम को ज़रूर याद रखिएगा कि अगर 0, 1, 5, 6 दिखता है इकाई अंक में तो सीधे उसका इकाई अंक वही ले लीजिए, मतलब उसका इकाई अंक बदलेगा नहीं। 3 है, तो जब 3 रहे तो 3 को लीजिए और पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 2 अंक डिवाइड करते हैं, यानी 32। तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठे 32, शेष तो कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। तो 0 हम लोग लेंगे नहीं, यानी कि 4 ले लेंगे। तो 3 का पावर 4 हो गया। इनटू यहाँ पे कितना है, 4 है ना। तो 4 को लीजिए, 0, 1, 5, 6 नहीं है ना। 32 यहाँ पर भी है, तो 32 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठे 32 कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0, और 0 लेते नहीं हम लोग 4 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है। अब देखिए 0, 1, 5, 6 है ना, तो इसका इकाई अंक तो नहीं बदलेगा, पावर कुछ और है यहाँ पे, है ना। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सीधे सीधे नहीं चेंज होगा। क्लियर। अब आइए 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है बताइए तो। 3 की पावर 4 होता है 81। 81 का मतलब इकाई का अंक 1, है ना भाई। 3 का 4 बार जब हम लोग गुणा करेंगे तो 81 आएगा, और 81 का इकाई अंक 1 आएगा। यहाँ से हमको इकाई अंक 1 मिला, इनटू यहाँ से कितना मिलेगा, तो यहाँ से आप देख लीजिए 4 को 4 बार गुणा करिए। 4 को 4 बार गुणा कर लीजिए। बहुत डिटेल में आपको समझा रहे हैं, एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, है ना, हर एक चीज़। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी इकाई अंक 6। 4 चौक 16, इकाई अंक 6। 6 × 6 36 हो गया। 36 का इकाई अंक 6 आएगा, मतलब इस पूरे का इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इनटू यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि इकाई का अंक यहाँ पे 5 है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30 एकम 30, यानी कि इकाई अंक कितना आ गया, 0। भाई 30 आया ना, तो 30 का इकाई अंक कितना होगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप सभी को ये प्रश्न भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट का और देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा सवाल है ये, है ना। ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 के एग्ज़ाम में। क्या है, 213 की पावर 6, इकाई अंक बताना है। सिंपल सा हो जाएगा, है ना। 0, 1, 5, 6 नहीं है तो 3 को ले लीजिए इकाई अंक। 6
पावर जो है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 2, यानी शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सभी को पता है। इकाई अंक कितना आ गया 9 आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर रहा, समझ गए। अब इकाई अंक का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा देते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है ना। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए दे दे 11 × 12 × 13, है ना, इंटू यहाँ पे अप टू मान लीजिए कि यहाँ पे 19 तक दिया है। क्लियर है, यहाँ पे कितने तक दिया है 19 तक दिया है। अब इसमें आपको इकाई अंक बताना है, तो आप लोग क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई कर करके चेक करेंगे ना, ऐसे नहीं करना है। एक चीज़ समझिए आप, देखिए हम लोग जब यहाँ पे 11 से लेकर 19 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 से लेकर 19 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या कहीं पर आपको 5 मिलेगा? बस आपको यही देखना है, क्या कहीं पे 5 मिलेगा? अगर 5 मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है, ध्यान रखिएगा। 5 हमको कहाँ मिलेगा? 15 के पास, क्योंकि 15 भाई 11 से लेकर 19 तक है तो बीच में तो 15 आएगा ही। 15 का मतलब क्या हुआ 3 × 5, यानी कि 5 मिल गया हमको, है ना। अब इस 5 का आप किसी भी सम संख्या से यानी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 मिल जाएगा। 5 का 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 0 मिल गया। 5 का 4 से करेंगे तो भी 20 मिलेगा, 0 आ गया। 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो भी 5 छक्के 30, 0 मिल जाएगा। 8 से करेंगे, 0 से करेंगे, है ना। तो 5 का किसी भी सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 0 मिल जाएगा इकाई अंक में। और एक बार इकाई अंक 0 मिल जाए तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहिए, इकाई अंक तो 0 ही आएगा ना। मतलब 5 मिल जाए और सम संख्या मिल जाए, इसमें सम संख्या बहुत सारी मिलेंगी, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, बहुत सारी सम संख्याएँ मिलेंगी। तो 5 के साथ अगर सम संख्या गुणा हो रहा है तो इकाई अंक 0 पक्का बनेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे थे कि इसका इकाई अंक आप डायरेक्ट बता सकते हैं, कितना होगा 0 होगा, क्योंकि इसमें 5 भी है और सम संख्या भी है। तो 5 और सम संख्या मिलकर 0 बना देगा इकाई अंक को। क्लियर है यहाँ तक? ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था जो कि बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अब हम लोग अलग टाइप के सवालों पे चलते हैं। आ जाइए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके सामने। अब हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं गुणनखंड वाले यानी फैक्टर्स वाले सवालों पे, है ना। कितने गुणनखंड होंगे, कौन कौन से गुणनखंड होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, ये सारे टाइप के सवाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए पहला सवाल देखते हैं। 156 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। 156 के सभी गुणनखंडों का योग, है ना, 156। चलिए, तो यहाँ पर क्या है 156 है। इस 156 को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे। अभाज्य गुणनखंड में कैसे तोड़ते हैं हम लोग, इस तरीके से आपको बताया गया होगा, है ना। इस तरीके से 156 है आपका, 156 है तो पहले 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, है ना। फिर आपका 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। फिर आपका 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर आपका 13 से कटेगा तो मतलब 13 × 1 = 13 आ जाएगा, है ना। मतलब ये हुआ 2 का पावर 2, है ना, क्योंकि 2 का 2 बार गुणा होगा, इंटू 3 का पावर 1 और इंटू 13 भी एक बार मल्टीप्लाई हुआ है यानी 13 की पावर 1। इस तरीके से हमने 156 को तोड़ लिया। ठीक है, अब इसमें आपको गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों की संख्या का योग बताना है। तो आपको अगर योग निकालना है यानी सम निकालना है तो क्या करिएगा, याद रखिएगा। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना है 2 की पावर 2, है ना। तो इससे शुरू करिए, 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 2 का पावर 2, है ना। फिर एक एक कम करते जाइए, 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ठीक है, 0 तक आपको आना है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसमें भी ऐसे ही कर दीजिए। कहाँ से शुरू करेंगे, 3 की पावर 1 से, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 ही है। 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 से 1 कम जाएंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। ये सभी गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका बता रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 13 की पावर 1, है ना। फिर प्लस 13 की पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक एक कम करते जाना है आपको जब तक 0 ना आ जाए।
चलिए इसको देखिए, 2 का पावर कितना 2, तो ये हो गया 4 प्लस ये हो जाएगा 2, और किसी का भी पावर अगर 0 है तो 1 आता है, तो मतलब ये हो गया 4 प्लस 2 और प्लस 1 कितना आ गया 7, इंटू ये इंटू लगा है ना, इंटू 3 की पावर 1 का मतलब 3 होगा और ये 1 हो जाएगा, तो 3 1 4 हो गया यहाँ पे, इंटू यहाँ पे देखिए 13 की पावर 1 तो 13 ही होगा, और 13 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 13 1 14 यहाँ से हो गया आपका, है ना। अब इनको क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, गुणा करिए तो ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर इंटू 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, है ना, तो 2 इंटू 196 हो जाएगा, ठीक है। हो गया 6 दूना 12 और 19 दूना 38, 38 एक 39, यानी 392। तो सभी गुणनखंडों का योग, ये मतलब कि 256 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा 392, और 392 आपके ए ऑप्शन में है, पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा, सम कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं पता चल गया होगा तरीका। आगे चलते हैं, आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे अभी सवाल के माध्यम से हम आपको 3 कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, और तीनों कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त हैं, है ना। आपको कुल गुणनखंड पूछ लिया जाए, कुल गुणनखंड पूछ लिया जाए, या फिर विषम गुणनखंड पूछ लिया जाए, या फिर सम गुणनखंड पूछ लिया जाए, कितने कितने होंगे, तो वो सारे यहाँ से आप बता सकते हैं। हमको क्या बोला है, 1156 के गुणनखंडों की कुल संख्या, यानी कितने टोटल फैक्टर्स यहाँ पे होंगे इसके, है ना। चलिए 1100 कितना है, 1156 है, इसको थोड़ा सा तोड़िए, तोड़ना इसमें भी पड़ेगा, है ना। 1156 को ले लेते हैं हम यहाँ पे, 1156 है ना, 1156 पहले तो 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 अट्ठे 16, 2 नहीं 18, ये तो 17 से कटेगा क्योंकि 17 का ये स्क्वायर ही है ना, तो 17 इंटू 17 ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 17 हो जाएगा, है ना, इतना आ गया। मतलब कि ये हो गया आपका 2 का पावर 2 और इंटू 17 की पावर भी 2, क्योंकि 17 भी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 भी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इतना कर लिए ना, अब आपको 3 चीज़ें निकालनी होती हैं यहाँ पर, सवाल में यही 3 चीज़ पूछता है, क्या, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड, है ना। तो पहले हम लोग टोटल फैक्टर देखते हैं, टोटल कितने फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर्स, ठीक है, टोटल फैक्टर्स। चलिए आ जाइए, कैसे निकालते हैं, तो देखिए दोस्तों, पहले तो हम लोग संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे पावर के रूप में, और पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करते जाएंगे। जैसे यहाँ पावर 2 है तो 2 से 1 बढ़ाइए 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पावर 2 है, 2 से 1 बढ़ाइए 3 हो जाएगा, यानी टोटल यहाँ पे कितना हो गया 9, है ना। इसके आगे भी कोई संख्या होता, उसका भी कुछ पावर होता, तो उसमें भी 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है, तो टोटल इसमें कितने गुणनखंड होंगे 9। अब आपको अगला क्या पूछता है कि नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, या फिर पहले हम लोग यहाँ पे ऑड फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है, ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 2 का पावर है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, 2 को पूरा छोड़ दीजिए। अगर आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 2 वाले को छोड़ दीजिए, बाकी जितने बचे हैं उनमें एक एक बढ़ा दीजिए, है ना। 17 बचा है, 17 में 1 बढ़ाएंगे, मतलब उसके पावर में, तो 2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके आगे तो कोई संख्या नहीं, क्योंकि 2 को तो हमने पहले ही छोड़ दिया है ना। 2 के पावर को आपको लेना ही नहीं है अगर आप ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं तो। क्लियर है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या 3 हो जाएगी। अब आपको निकालना है अगर कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स का मतलब सम गुणनखंडों की संख्या, इवन फैक्टर्स, ठीक है। इवन फैक्टर्स भी सीख लीजिए, इवन फैक्टर्स। अब इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो इवन फैक्टर्स हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, जो 2 का पावर है उसको एज इट इज़ ले लेंगे, मतलब 2 का पावर जितना होगा उतना ले लेंगे। अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है तो 2 के पावर में हम लोग कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे,
है ना। तो 2 का पावर यहाँ 2 है तो इसको हम लोग ऐसे का ऐसे ही ले लेंगे। फिर बाकी के जितने बचे हैं उनमें एक एक बढ़ा देंगे, है ना, पावर में। यहाँ 2 है तो 2 का पावर 1 बढ़ाइए 3 आ जाएगा, मतलब ये कितना हो गया आपका 6। अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर मिलाकर टोटल फैक्टर बनते हैं। जैसे यहाँ पे 6 और 3 यानी ऑड और इवन मिलाकर कितने हो गए, 6 और 3 9 हो गए ना, यानी टोटल फैक्टर। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर मिलाकर टोटल फैक्टर बनते हैं, और टोटल फैक्टर निकालने का आपको तरीका पता है। आपको टोटल फैक्टर पता चल गया, ऑड फैक्टर पता चल गया, तो इवन फैक्टर ऐसे ही निकाल सकते हैं, है ना भाई। देखिए टोटल 9 है, उसमें से ऑड 3 है, तो इवन कितना होगा, 6 होगा, जाहिर सी बात है। क्लियर है। आगे चलें, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये भी एक बढ़िया सवाल है ना। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब आपको पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, यानी कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखिए 729 है, 729। अच्छा एक बात बताइए, ये जो होता है ये आपका 27 का स्क्वायर होता है ना। 729 जो है 27 का स्क्वायर होता है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम आपको करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना है ना। तो 729 3 से कटेगा ये, है ना, क्योंकि 7 2 9 9 18, मतलब कि 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 3 72, और ये हो जाएगा 3 3 9। फिर 3 से कटेगा ये, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, 8 3 24, है ना, 3 8 24 और 3 1 कम 3, ये हो गया। फिर आपका ये 3 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 27 3 81। फिर आपका 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 आएगा। फिर आपका 3 से डिवाइड होगा, मतलब इसमें 3 है, 3 है, बहुत सारा 3 है। ठीक है, तो कितनी बार 3 है, 6 बार 3 है, मतलब 729 जो है वो 3 की पावर कितना है, 6 है। ठीक है, 3 की पावर 6 है। अब इतना करने के बाद अगला हमको क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग निकालना है ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें से वर्ग अलग करते जाइए। मतलब ये 3 की पावर यहाँ पर कितना है, 6 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर अलग करते जाइए। 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 6 पूछ गया कि नहीं, है ना। 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो मतलब इस पावर 6 को 3 जगह हमने बांट दिया। भाई मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब इस पावर 6 को हम लोग 3 जगह अलग अलग कर सकते हैं, मतलब 2 2 के पावर में, ताकि वो स्क्वायर बन जाए। तो हम इस पावर 6 को कितनी बार अलग किए हैं, 3 बार, 3 जगह अलग किए हैं। तो ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया, ये भी स्क्वायर बन गया, यानी इसके कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, तो आपके 3 हो जाएंगे। क्लियर है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 1 2 3, समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखते हैं इस सवाल को। अभी तक हमने आपको क्या बताया कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, दूसरा बताया कि कुल गुणनखंड कितने होंगे ये कैसे निकालते हैं, फिर हमने बताया ऑड गुणनखंड कितने होंगे, इवन गुणनखंड कितने होंगे। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, है ना। ऑड फैक्टर सीख लिए, इवन फैक्टर सीख लिए, टोटल फैक्टर सीख लिए। अब सीखते हैं कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, ये निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए, ये तो पहले आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं टूटा है। मतलब इस 8 को देखें अगर, तो ये 8 अभाज्य थोड़ी है, ये तो भाज्य है, मतलब ये 8 और छोटा होगा। तो 8 आपका कितना होता है, 2 का क्यूब होता है, मतलब 2 का पावर 3 होता है। तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3, और इसके पावर में महाराज जी बैठे हुए हैं 10। ठीक है, इनटू ये 9 आपका कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है ना, और इसके पावर में बैठे हुए हैं 7। ये 7 तो आपका अभाज्य है ना, और इसके पावर में कितना है, 8 है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट लगा होगा तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये 2 का पावर 30 हो गया, है ना, 3 और 10 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का पावर 14 हो जाएगा, 7 × 2, और यहाँ पे 7 का पावर 8। अब ये अभाज्य गुणनखंड में टूट चुका है।
ठीक है भाई, देखिए ना, यहाँ 2 है अभाज्य है, यहाँ 3 है अभाज्य है, यहाँ 7 है अभाज्य है। ठीक है, अगर ये सीरीज़ आप लोग फॉलो कर रहे हैं डे 1 से, मतलब पहले क्लास से आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी कोई चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक एक चीज़ डिटेल में हम आपको बताते चल रहे हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड ट्रिक, उससे रिलेटेड आपको तरीका सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है ना, तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल। ठीक, आइए अब आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इस सवाल में यही पूछा था कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स, है ना, नंबर ऑफ़, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करते, जो पावर है उनको जोड़ देते हैं। यहाँ पे आपका 30 है, फिर 14 है, फिर आपका 8 है ना, तो टोटल कितना आ जाएगा, 8 4 12 यानी कि 52। तो टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे तो 52, यानी प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या 52 हो जाएगी, 52 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा, है ना। आगे चलिए, देखिए आ गया ना सवाल आपको यहाँ पे ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या। बता चुके हैं हम आपको ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमने क्या बताया था आपको तरीका ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए, कि जो 2 का पावर है यानी इवन फैक्टर जो है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने बचे हैं उनका पावर 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए, है ना। तो 2 की पावर को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी यहाँ पे 3 का पावर 5 है, 5 में 1 बढ़ाइए 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 की पावर 4 है, 4 में 1 बढ़ाइए 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 की पावर 6 है, तो 6 में 1 बढ़ाइए आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 छक्के 30 और 3 सत्ते 21, मतलब टोटल हो गया यहाँ पे 210। क्लियर है, तो नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 210। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टोटल फैक्टर्स निकालने होते तो टोटल अगर निकालना होता कि कितने फैक्टर्स होंगे, तो क्या करते, हम लोग सभी पावर में 1 बढ़ा देते और गुणा कर देते। 9 में 1 बढ़ाएंगे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 5 में 1 बढ़ाएंगे 6 आएगा, 4 में 1 बढ़ाएंगे 5 आएगा, 6 में 1 बढ़ाएंगे 7 आएगा। सभी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा, है ना। ये तो टोटल कितने गुणनखंड होंगे यहाँ पे, 2100। क्लियर है, अब आपको पता चल गया होगा कि प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और नंबर ऑफ़ टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, और पूर्ण वर्ग वाला भी हम आपको बता दिए थे। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों, यहीं पे इस क्लास को रोकते हैं, और बाकी के सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे, यानी क्लास नंबर 4 में। ठीक है ना। आज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस बुक की, आदित्य रंजन सर की रेलवे की जो मैथ्स बुक है, उसका अगर PDF चाहते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।